नमस्कार, टूटूज स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीपीएससी एईटीओ बुक, और ये खान सर की है ना। और इस लेक्चर में हम लोग जीएस पेपर को कवर करेंगे और आज का सीट नंबर 1 होगा, सीट नंबर 1। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं आप सभी, कुछ इस तरह का बुक का फ्रंट है। बीपीएससी एईटीओ टोटल 60 टेस्ट हैं, जिनमें से 20 करके ऐसे है, तीनों के लिए बटा हुआ है। देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से। यहाँ पे जैसे कि है सामान्य भाषा का 20 और सामान्य अध्ययन यानी जीएस पेपर का 20 और सामान्य योग्यता जिसमें मैथ्स और रीजनिंग होंगे, ठीक है। और तीनों 100 के होंगे, है ना। और टोटल 300 के पेपर होंगे आपके। चलिए देखेंगे हम लोग कुछ इस तरह से सामान्य भाषा प्रैक्टिस शीट। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक। देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है सतलुज नदी में मिला दुर्लभ टैंटेलम। क्वेश्चन देखेंगे, सतलुज नदी में मिला दुर्लभ टैंटेलम निम्नलिखित में से क्या है? निम्नलिखित में से क्या है? इसका आंसर होगा धातु। धातु। अब हम लोग एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो देखेंगे सतलुज नदी में मिला दुर्लभ टेंटेलम, मिला दुर्लभ टेंटेलम एक दुर्लभ धातु है। यह एक ग्रे रंग की जंगरोधी धातु है जो अत्यंत कठोर और लचीली होती है। यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कैपेसिटर और सेमी कंडक्टर बनाने में उपयोग की जाती है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1, जिसमें औद्योगिक विविध है ना। सूची 1 के साथ सूची 2 में है उद्योग जिससे जुड़ी हुई हैं को मिलाइए और सूची 2 के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखेंगे हम लोग सूची 1 को। तो देखेंगे क्रैंकिंग का, है ना, क्रैंकिंग का आंसर होगा आपका कॉपर। इसका आंसर होगा कॉपर। नेक्स्ट है स्मलेटिंग, इसका आंसर होगा आपको पेट्रोलियम। नेक्स्ट हाइड्रोजिनेशन, इसका आंसर होगा रबड़। ठीक है। वल्कनाइजेशन, इसका आंसर होगा खाद एवं वसाएं। और इसका आंसर देखेंगे तो ए नंबर होगा। ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे, है ना। तो क्रैंकिंग में पेट्रोलियम और स्मेल्टिंग में कॉपर और हाइड्रोजिनेशन में खाद वसाएं, वहीं वल्कनाइजेशन में रबड़, है ना। और देखेंगे वल्कनाइजेशन ना एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसका उपयोग रबड़ को मजबूत और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है बेवर का। ठीक है। अब हम लोग इसके बेवर के बारे में देखेंगे थोड़ा सा, है ना। तो ये मध्य प्रदेश यानी भारत में खेती के आदिम रूप के लिए बेवर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ? मध्य प्रदेश में। इसे दहिया के नाम से भी जाना जाता है, बेवर को दहिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्थानांतरणशील कृषि है ना। यह क्या है? बेवर एक स्थानांतरणशील कृषि है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है ना। तो इसका प्रतिशत है आपको 31.16%। ठीक है। चलिए देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें से सही है आपके उपयुक्त में एक से अधिक। ठीक है। चलिए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है ना। और सुंदरबन का नाम सुंदरी पेड़ के नाम पर पड़ा। ठीक है। और सुंदरबन पश्चिमी बंगाल राज्य में स्थित है, तो पता ही है। और ये एक राष्ट्रीय उद्यान है और यह सब दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन भी है। और सुंदरबन गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के संगम से बना डेल्टा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
यहाँ बंगाल के बाघों की बड़ी आबादी है ना, और सुंदरवन को बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी घोषित किया गया है। इनमें से सबसे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा ये भी हो रहा है, सुंदरी पेड़ के नाम से जाना जाता है, और रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, यानी उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? राष्ट्रीय वन नीति तो ये लागू की गई थी 1952 से। 1952 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है, तो इसका आंसर होगा कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित, स्क्रॉल करेंगे, निम्नलिखित नदियों के भारत में उनके बेसिन क्षेत्र के घटते क्रमों में से कौन सा क्रम सही है ना। तो इसका सही क्रम है गंगा, सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग, तो गंगा नदी का बेसिन क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा है, उसके बाद सिंधु नदी का आता है, फिर गोदावरी और अंत में कृष्णा आती है। ठीक है, और इस आधार पे तो हम लोग देख ही लिए गंगा, सिंधु, गोदावरी और कृष्णा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है ना। तो इसमें से किया है आपका कोसी नदी किया है ना। और देखेंगे तो कोसी नदी का उद्गम देखेंगे तो तिब्बत में ये उत्पन्न होता है। ठीक है, देख चलिए, और कोसी नदी ना तिब्बत, नेपाल और भारत में बहती है, और इसकी कोसी नदी की कुल लंबाई की बात करें तो 730 किलोमीटर है। चलिए, और ये सबसे विनाशकारी नदी के रूप में जाना जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है, ये आच्छादित है आपके उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में एक से अधिक। देखेंगे एक्सप्लेनेशन, अब मालवा का पठार और छोटा नागपुर पठार, मालवा का पठार और छोटा नागपुर पठार जिसमें रांची पठार शामिल है, दोनों ही कर्क रेखा द्वारा पर्याप्त रूप से आच्छादित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्किस बानो के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य वर्णित है ना। तो चलिए देखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। चलिए हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को उनके पद से उनका कार्यकाल खत्म होने से पहले संविधान उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इस उद्देश्य से परिवर्तन को अधिमान्य दे सकता है ना। तो चलिए देखेंगे, ये अधिमान्य दे सकते हैं, है ना। तो दोनों सदनों के सदस्यों के कुल संख्या का 1/4 भाग के सदस्य, ध्यान रखेंगे। और महाभियोग की बात करें तो ये आर्टिकल 61 में है, आर्टिकल किसमें, आर्टिकल 61 में है। ठीक है, और राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है, और महाभियोग प्रक्रिया जिस सदन में लाया जा रहा है उस सदन के 1/4 सदस्यों का सहमति होना जरूरी होता है ना। और फिर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो इसमें जोड़ा गया था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, है ना, जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, एक मिनट स्क्रॉल करेंगे, हाँ देखेंगे हम लोग, सूची 1 में संविधान का मद, सूची 2 में देश जिनसे लिया गया है, तो लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, और देखेंगे मौलिक अधिकार, ये लिए गए हैं आपके अमेरिका के संविधान से, ध्यान रखेंगे, है ना। और संघ एवं राज्यों के बीच संबंध को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है भारत राज्यों का संघ जिसमें केंद्र है, है ना, ये लिया गया आपके कनाडा से, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके
रुड़की में। कहाँ स्थित है? रुड़की में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे आदर्शमूलक वचन है? आदर्शमूलक वचन है तो ये है, सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए और उपाय करने चाहिए। ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है ना? तो ये करती है आपके आर्थिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? है ना? तो ये फहराया था आपको स्टुटगार्ट में, है ना? चलिए देखेंगे, जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 में हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराने के लिए सुविख्यात है ना? और यह झंडा आज के राष्ट्रीय ध्वज से भिन्न था, ध्यान रखेंगे, जिसमें हरे पीले और लाल रंग की धारियां थी और इसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया था? तो ये चलाया गया था आपको ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? क्या प्रस्ताव रखा गया था, है ना? तो ये रखा गया था आपको डोमिनियन स्टेट का। चलिए हम लोग देखेंगे, तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 8 अगस्त 1940 ईस्वी को शिमला में अगस्त प्रस्ताव रखा था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव दिया था, है ना? और देखेंगे तो जो ये युद्ध हुआ था, है ना, द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, इसके बाद भारत को डोमिनियन स्टेट देना था, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए हम लोग व्यवस्थित करेंगे, देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ था, है ना, 1914 में। वहीं देखेंगे हम लोग गांधी जी की वापसी दक्षिण अफ्रीका से ये हुई थी 1915 को, ध्यान रखेंगे, है ना? ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और वहीं लखनऊ समझौता की बात की जाए तो ये हुई थी आपके 1900, सिर्फ चलिए पूरा लिख देते हैं, 1916 में, ये आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना? वहीं चंपारण सत्याग्रह की बात की जाए तो ये 1917 में हुआ था, ठीक है? तो इसका आंसर होगा आप लोग का डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने 1919 में किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? किसके खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था? तो ये किया था इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे, है ना? 1919 में देखेंगे तो आप लोग अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम जिसे इनेक्टमेंट ऑफ रॉलेट एक्ट के रूप में जाना जाता है ना? और यह 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। और आगे देखेंगे तो रॉलेट एक्ट के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और फिर देखेंगे गांधी जी ने अपना पहला बड़े पैमाने पर सत्याग्रह अभियान असहयोग आंदोलन शुरू किया था। क्या शुरू किया था? असहयोग आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, है ना? तो ये आया था आपके 1906 के बाद, 1906 के बाद। ध्यान देंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गर्मपंथियों का प्रभाव 1906 के बाद बढ़ा, है ना? और ये थे, है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, है ना, जैसे प्रमुख नेता थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का शैशव काल किस अवधि को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको 1885 से 1905 ईस्वी तक के काल को शैशव काल कहा जाता है ना? चलिए
हम लोग थोड़ा यहाँ पे उदारवादी चरण को देखेंगे। तो उदारवादी चरण के दौरान ना कांग्रेस के प्रमुख नेता है ना दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले और व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के गवर्नर जनरल थे? है ना, तो ये थे आपके लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, चलिए, और लॉर्ड कैनिंग के समय ही ना 1856 में आप सभी देखेंगे तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। देखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर होगा, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। सही है। सेकंड है, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया था। बिल्कुल सही है, यानी ये दोनों कथन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि, है ना, तो ये निर्धारित किया था बागवान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। है ना, तो ध्यान देंगे। क्वेश्चन है, किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? तो ये किया था आपको लॉर्ड मेयो ने। लॉर्ड मेयो ने, है ना। चलिए हम लोग देखेंगे 1870 में ना वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रस्ताव पास किया गया था। है ना, और आगे देखेंगे इसके तहत ना प्रांतीय सरकारों को अपने बजट संतुलित करने के लिए स्थानीय कर लगाने का भी अधिकार दिया गया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और 1872 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कहाँ शहीद हुए थे? तो ये शहीद हुए थे आपके श्रीरंगपट्टनम में। श्रीरंगपट्टनम में, है ना। और टीपू सुल्तान मैसूर राज्य के शासक थे। इसके पिता हैदर अली थे। है ना, और चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है, किसने भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की? तो ये की थी वास्को डिगामा। देखेंगे वास्को डिगामा ना, वास्को डिगामा 1497, 1497, 1497 में पुर्तगाल से अपनी यात्रा शुरू की और फिर वह 1498, फिर वह 1498 में अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत के कालीकट तट पर पहुंचा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मराठा शासकों की अष्ट प्रधान प्रणाली, मराठा शासकों के अष्ट प्रधान प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान करो। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग अधिकारी और विभाग। तो देखेंगे हम लोग सचिव। ठीक है, तो सचिव जो जो होते थे ये पत्राचार प्रभारी होते थे। वहीं पेशवा की बात की जाए तो ये होते थे प्रधानमंत्री, और सुमंत की बात की जाए तो ये होते थे आपके विदेश मंत्री, और आमत्य वित्त मंत्री हुआ करते थे। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर होगा ए। चलिए, और ये जो अष्ट प्रधान प्रणाली था, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रशासनिक सलाहकार परिषद थी ये अष्ट प्रधान। ठीक है, और इसका गठन हुआ था 1674 में। ध्यान रखेंगे, इसका गठन कब हुआ था? 1674 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? महाभारत के फारसी अनुवाद का क्या नाम था? तो इसका नाम था रज्मनामा। रज्मनामा थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अकबर के आदेश पर फैजी और अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था और इसका नाम रज्मनामा रखा गया था। ठीक है, और रज्म का अर्थ है युद्ध और नाम का अर्थ है कहानी या पुस्तक। अतः रज्मनामा का अर्थ है युद्ध की कहानी या युद्ध की पुस्तक। ध्यान देंगे, अकबर के कार्यकाल को फारसी साहित्य का पुनर्जागरण कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? ठीक है, तो ये इंगित करते हैं आपके ऑप्शन में दिया है खिराज, खुम्स, उशन, मुक्तई, है ना। अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कूटों से करें। तो चलिए फिर देखते हैं, है ना। तो इसमें होगा 1 होगा और 3 होगा, ठीक है, और 4 होगा, यानी खिराज, उष्ण और मुक्तई। ठीक है, चलिए हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। खराज जो होता था यह भू राजस्व कर था। खराज ये क्या था? भू राजस्व कर था, जो हिंदू किसानों से वसूला जाता था। ठीक है, और इसकी दर 1/4, है ना, से 1/3 तक थी। ठीक है, वहीं देखेंगे आगे चलकर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने खराज को बढ़ाकर 1/2 यानी 0.5% तक कर दिया था। अब बात करेंगे मुक्तही की, तो मुक्तही सल्तनत काल में लगान निर्धारण की मिश्रित प्रणाली थी, है ना। और देखेंगे अब हम लोग उष्ण को, तो ये खराज की तरह ही भू राजस्व कर था, जो मुस्लिम किसानों से लिया जाता था। ठीक है, देखेंगे आप लोग, खराज किससे लिया जाता था? हिंदुओं से। वहीं उष्ण जो था, है ना, ये मुसलमानों से लिया जाता था, और उष्ण की दर खराज की तुलना में कम होती थी, है ना। अब हम लोग देखेंगे खुम्स या खम्स। खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था। खुम्स लूट का धन था। खुम्स क्या था? लूट का धन था, जो युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। और ना खुम्स लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था, और शेष 1/5 भाग, है ना, राजकोष में जमा होता था। फिर देखेंगे आगे, किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इस खुम्स के अनुपात को उल्टा कर दिया था। अतः खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, जबकि खराज उष्ण और मुक्तई भूमि उत्पाद कर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? है ना, तो सबसे अधिक गुलाम थे आपके फिरोज तुगलक के, फिरोज तुगलक के। ठीक है, चलिए देखेंगे हम। और ये जो होते थे, जो गुलाम होते थे, इनके देखभाल के लिए जो सुल्तान द्वारा नियुक्त किया जाता था विभाग, उस विभाग का नाम था दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। चलिए अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनी ने अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था? अपना अंतिम सैन्य अभियान भारत पर कब किया था? तो ये किया था 1027 ईस्वी में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण रामचंद्र देव सोमराज ने करवाया था, और वहीं तुर्क मुस्लिम शासक मोहम्मद गजनी 1025 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, और है ना, और मंदिर को क्या किया? लूट लिया। फिर इसके बाद, है ना, इसके लूटने के बाद गुजरात के राजा भीम सोलंकी और मालवा के राजा भोज परमान ने इसका पुनः निर्माण करवाया था। और आगे देखेंगे तो मोहम्मद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार हमले किए थे। ठीक है, और इसका प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, और इसका अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था, और मोहम्मद गजनी की मृत्यु देखेंगे तो 1030 ईस्वी में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें, है ना। तो देखेंगे तो ये है आपके, वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को टैप कर दें। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखेंगे हम लोग 36 का, तो इसका आंसर होगा आप लोग का सी नंबर। इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। तो और भी इसमें होगा, उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, सही है। उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, तो इसका आंसर होगा पतंजलि। ठीक है, पतंजलि ये थे आपके महाभाष्य,
इनकी कृति थी। और वहीं दंडी के थे दास कुमार और हेमचंद्र सूरी का कुमार पाल चरित्र था। वहीं सोमदेव का नीति वाक्य मृत था। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। चलिए देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाए थे आपके अशोक ने। एक्सप्लेनेशन हम लोग इसका देखेंगे हम लोग एक्सप्लेनेशन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, सांची का स्तूप मौर्य साम्राज्य के प्रसिद्ध शासक अशोक ने बनवाया था और इसका निर्माण न 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था और यह इसे बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है और इसे न यूनेस्को में 1989 में विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया। 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है, और सांची के स्तूप के प्रवेश द्वारों पर बुद्ध के जीवन और उनके पिछले अवतारों बोधिसत्वों के रूप में घटनाओं का अलंकरण पूर्ण चित्रण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने जिस राज्य का वर्णन किया है वह है, तो ये है आपके कश्मीर। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। राजतरंगिणी का शाब्दिक अर्थ है राजाओं की नदी, है ना, जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह। ठीक है, और चलिए, और इसकी रचना काल की बात करें तो 1147 से 1149 तक था, है ना, और यह संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, और ठीक है, एक महाकाव्य मतलब रूप में इतिहास की पुस्तक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज देश का राजदूत था? तो ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह भेजा गया था। 300 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक यह भारत में रहा था, है ना। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का विस्तृत विवरण लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका आंसर होगा अंग। 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद अंग भी था। ठीक है, और ये वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर और मुंगेर जिलों में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, महावीर का जन्म ध्यान देंगे तो इनका हुआ था वैशाली में। ठीक है, इनके बचपन का नाम वर्धमान था, है ना, और ये जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। वहीं बात की जाए जैन धर्म की स्थापना की तो ऋषभ देव के द्वारा की गई थी, है ना। और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। और महावीर स्वामी, है ना, उन्होंने 5 महाव्रत सिद्धांतों को दिया था। वे थे अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, है ना। और इनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? है ना, तो इनको प्राप्त हुआ था बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और आगे देखेंगे, गौतम बुद्ध ने ना अपना पहला उपदेश, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था और अधिकतम उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिया था। और देखेंगे आगे, गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में दिया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए देखेंगे, वर्ण आश्रम प्रचलित था तो ये था ऋग्वेद के समय में। ठीक है, तो देखेंगे वर्ण आश्रम के बारे में, तो इनको 4 चरणों में बांटा गया था। ये थे आपके ब्रह्मचर्य, जिसे शिक्षा कहा जाता था, गृहस्थ, जिसे परिवार पालन कहा जाता था, और वानप्रस्थ संन्यास की ओर अग्रसर इंडिकेट करता था, और संन्यास आध्यात्मिक जीवन को वर्णित करता था। ठीक है, और प्रत्येक वर्ण और आश्रम के अपने विशिष्ट कर्तव्य और दायित्व निर्धारित थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल सूतकांगेडोर किस नदी के मुहाने पर
स्थित है? सिंधु घाटी स्थल सूतकांगीडोर किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो ये स्थित है आपके दासक नदी, दासक नदी, ठीक है। सूतकांगीडोर जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है ना। और इसकी खोज 1800, इसकी खोज की बात की जाए तो 1875 में मेजर एडवर्ड माकलर ने किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईसवी सन 100 वर्ष में लोहे के पहिए वाला रथ का किस देश में उपयोग होता था, है ना। तो होता था ये भारत में, भारत में देखेंगे हम लोग थोड़ा देखेंगे लोहे का उपयोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। लोहे का उपयोग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए? भारत में प्रथम सिक्के कहाँ चलन में आए? तो ये आए थे आपके उत्तर भारत में, उत्तर भारत में। एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम लोग, है ना। तो सर्वप्रथम सिक्का हिंदू यूनानियों के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है, भारत में। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण वंश के राजाओं ने जारी किए थे, लेकिन सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे, ठीक है। और आगे देखेंगे, दक्षिणी भारत में पंच सिक्कों की प्राप्ति सर्वप्रथम अस्मक जनपद से प्राप्त की गई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए देखेंगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये है आपके बिहार। यहाँ पे 95% पाइराइट का उत्पादन किया जाता है, और पाइराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है, ठीक है ना। और इसे ना मूर्खों का सोना के साथ आयरन पाइराइट भी कहा जाता है पाइराइट को, है ना। और यह खनिज मुख्यतः फर्टिलाइजर उद्योग में उपयोग होता है, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डगमरा जल विद्युत परियोजना का संबंध बिहार में किस नदी से है? तो इसका संबंध है आपके कोसी नदी से, कोसी नदी से। और कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन है, किस नदी को बिहार का दुख के रूप में जाना जाता है ना। तो ये जाना जाता है आपको कोसी नदी को। और कोसी नदी को ना मिथिला का लाइफलाइन भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का स्थानीय समय, पटना का स्थानीय समय, ठीक है। तो इसका आंसर होगा भारतीय मानक समय से आगे है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखेंगे भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री, है ना, ईस्ट है ना, ईस्ट देशांतर यानी पूर्वी देशांतर है। और भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। ये है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? तो झारखंड को हिस्सा मिला था 45.85%, है ना। और झारखंड का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है ना। तो ये सम्मिलित नहीं है बाल कल्याण, ठीक है। अब हम लोग 7 निश्चय को देखेंगे, कब आया था ये? तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2015 में, है ना, 7 निश्चय योजना की घोषणा की थी। और 7 निश्चय योजना में देखेंगे तो लक्ष्य कौन कौन से थे? तो आर्थिक हल, युवाओं को बल योजना, सेकंड था आपका आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और थर्ड था आपका हर घर बिजली लगातार, और फोर्थ था आपका हर घर नल का जल, और फिफ्थ था आपका घर तक पक्की गली नालियाँ, और 6 नंबर शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, और 7वां था आपका अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बिहार भारत के किस फल के वार्षिक उत्पादन का 71% उत्पादन करता है ना। तो ये करता है आपका लीची का, लीची का, है ना। तो देखेंगे आप लोग, लीची का प्रमुख उत्पादक राज्य बिहार है। और इनकी कौन कौन सी लीची की किस्में होती हैं? किस्म, ठीक है। तो ये किस्में हैं आपके
किस्म एक होता है ना, किस वैरायटी का, है ना। तो पहला होगा, देखेंगे आप लोग, शाही लीची, जो बहुत ही अच्छा होता है, जिनको जीआई टैग भी दिया गया है शाही लीची को, है ना। शाही लीची, कस्बा लीची, लौंगिया लीची, बेदाना लीची, चाइना लीची और पूर्वी लीची शामिल है। ये लीची के किस्म है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है ना। तो इसका आंसर होगा डी, डी, है ना। और ये ना एक अदिश राशि है, ठीक है, यह एक अदिश राशि है। विस्थापन, वेग और बल तीनों सदिश राशियां हैं। विस्थापन, वेग और बल, ये क्या है, ये तीनों सदिश राशियां हैं, क्योंकि इनमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं, जबकि आयतन में केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड के लिए कुल ऊर्जा, तो इसका आंसर होगा स्थिर रहती है, स्थिर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह है, इसका आंसर होगा ऊर्जा का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल स्केल क्या है, तेल स्केल क्या है, तो यह है आपके समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, ठीक है। तो देखेंगे हम लोग, तेल स्केल एक ऐसी स्थिति है जिसमें तेल समुद्र की सतह पर एक पतली फिल्म के रूप में फैला रहता है, फैल जाता है ना, जो समुद्री पर्यावरण को हानि पहुंचा सकता है और इसे साफ करना मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखी बर्फ, सूखी बर्फ है, तो ये है आपके ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, देखेंगे हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों का उनके प्राकृतिक स्रोत से मिलान करें, तो इसका आंसर होगा, इनके प्राकृतिक स्रोत से इनको मिलान करना है, तो सिरका, एसिटिक एसिड होंगे। वहीं संतरा, संतरा की बात करें तो ये होंगे आपके साइट्रिक एसिड, और दही की बात करें तो ये होंगे लैक्टिक एसिड, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेनलेस इस्पात का एक मिश्र धातु है, स्टेनलेस इस्पात का एक मिश्र धातु है, तो ये है आपके इस्पात प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलन डैश का अयस्क है, तो ये है आपके सीसा का, सीसा का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे, गैलन सीसा का, गैलेना सीसा का मुख्य अयस्क है, इसका रासायनिक सूत्र लेड टू सल्फाइड PbS है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अयस्क है, तो ये है आपके मोनोजाइट, मोनोजाइट, ठीक है। देखेंगे, थोरियम और दुर्लभ मृदा तत्वों का मिश्रण अयस्क होता है, मोनाजाइट। भारत के पास मोनाजाइट का विश्व का सबसे बड़ा भंडार है, जो मुख्य रूप से आपको देखने को मिलेगा केरल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। और भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रचुर खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रासायनिक अपक्षय प्रक्रम चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है, चूना पत्थर को अत्यधिक प्रभावित करता है, तो ये करता है आपका इनमें से कोई नहीं, है ना। देखेंगे, चूना पत्थर मुख्यतः कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को अत्यधिक प्रभावित करने वाला रासायनिक अपक्षय प्रक्रम का कार्बोनेशन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, निम्न कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखेंगे हम लोग, धोने का सोडा, धोने का सोडा, तो इसका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट, कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और तूतिया को देखेंगे कॉपर सल्फेट, और हाइपो को देखेंगे सोडियम थायसल्फेट, इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे के संरक्षण या जंग लगने को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत उपयुक्त नहीं है,
तो उपयुक्त नहीं है ये आपके, देखेंगे तो भर्जन, भर्जन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक को सबसे प्रथम किसने खोजा एवं नाम दिया था? तो ये खोजा था आपको रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने। ध्यान देंगे, केंद्रक कोशिका का एक अंग है जो झिल्लियों से घिरा होता है तथा वह कोशिकाओं के डीएनए का संचय करता है, और प्राणियों में केंद्रकों का व्यास लगभग 6 माइक्रोमीटर होता है। ध्यान रखेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने मटर पर किस अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था? है ना, तो नहीं किया था इसने बीज के रंग का, बीज का रंग का। ठीक है, देखेंगे हम लोग, मेंडल ने मटर के पौधों पर फूल की स्थिति और फूल का रंग और फूल की आकृति और बीज की आकृति जैसे 8 लक्षणों का चयन किया था। ठीक है, लेकिन बीज के रंग के लक्षण का चयन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मुख्य कारक है, तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक वर्ण। ध्यान देंगे, है ना। देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का मूलभूत इकाई है? तो ये इकाई है आपके वंश और जाति दोनों, वंश और जाति। एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, वर्गीकरण की मूलभूत इकाई वंश और जाति दोनों है। वर्गीकरण पद्धति में पहले वंश तथा बाद में जाति आती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है, तो ये है आपके नील व्हेल, नील व्हेल, है ना। और देखेंगे, नील व्हेल जो होता है ना, ये स्तनधारी होता है। ठीक है, और नील व्हेल मुख्य रूप से दुनिया के सभी महासागरों में पाई जाती है। ठीक है, और वे व्हेल जो होती हैं एक स्तनधारी है जिनके शरीर पर बाल होते हैं। वे बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे भी देते हैं। ठीक है, जैसे देखेंगे आप अंडे देने वाले में तो प्लेटिपस आते हैं और ये भी स्तनों से दूध पिलाते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के अंदर अंधेरी प्रतिक्रिया का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट में कहाँ होता है? साइटोप्लास्ट में कहाँ होता है? तो ये होता है एस्ट्रोमा में, एस्ट्रोमा में। ठीक है, ध्यान देंगे, एक्सप्लेनेशन है, अंधेरी प्रतिक्रिया डार्क रिएक्शन का वास्तविक स्थल साइटोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में परिवर्तित किया जाता है और स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के तरल पदार्थ के रूप में होता है। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट के अंदर का तरल पदार्थ जो इथाइला कोइड झिल्ली को घेरे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, रेटिना में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं, तो ये हैं आपके एमेक्राइन कोशिका, एमेक्राइन कोशिका। नेक्स्ट है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है ना, तो इसका आंसर होगा क्रो-मैग्नन मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कड़वाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है, तो ये क्षेत्र है आपके पीछे का भाग, पीछे का भाग। हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, जीभ का अगला भाग मुख्य रूप से मीठे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है, वहीं जीभ के किनारे यानी पार्श्व भाग खारे और खट्टे स्वादों के लिए अधिक संवेदनशील होता है, और जीभ का पिछला भाग मुख्य रूप से कड़वे स्वाद के लिए संवेदनशील होता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जैव रासायनिक रूप से इंसुलिन है ना, तो इसका आंसर होगा प्रोटीन का, प्रोटीन का, है ना। देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ने वाली नालियां हैं, मूत्राशय से जोड़ने वाली नालियां हैं, तो ये है आपके मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी। हम लोग देखेंगे मूत्र मार्ग में किडनी, मूत्र वाहिनी और ब्लैडर और मूत्र नाली शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतःपार्श्विक पेशियां पाई जाती है, अंतःपार्श्विक पेशियां पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है आपको पसलियों में, पसलियों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है, तो ये है आपके पाचक एंजाइम, पाचक एंजाइम। ठीक है, और एंजाइम के कुछ उदाहरण है जो आप देखेंगे, तो ये है आपके पेप्सिन, लार एमाइलेज और ट्रिप्सिन, अग्न्याशय
एमाइलेज, लाइपेज एंजाइम जटिल खाद्य अणुओं को सरल अणुओं में बदलने में ये मदद करते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक औषधि का एक उदाहरण है ना। तो ये उदाहरण है आपके पेंसिलिन का, ठीक है। चलिए हम लोग देखेंगे, पेंसिलिन एक प्रसिद्ध प्रभावी एंटीबायोटिक होता है जो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के निर्माण को बाधित करके उन्हें मारता है ना, या उन्हें विकास को रोकता है। अब हम लोग देखेंगे यहीं पे एस्प्रिन और पैरासीटामोल, ये दर्द निवारक और ज्वार नाशक है, जबकि क्लोरोक्वीन मुख्य रूप से मलेरिया रोध दवा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, है ना। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, तो नहीं लेना चाहिए इन्हें वसा, इन्हें अधिक मात्रा में वसा नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ देखेंगे, एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे हम लोग। हृदय रोगियों को वसा का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक वसा विशेष रूप से संतृप्त और ट्रांसपेरेंट फैट रक्त में खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल के स्तर को बढ़ाता है ना, और यह कोलेस्ट्रॉल धमनियों में जाकर उन्हें संकरा और कठोर बना देता है, ठीक है, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है और दिल के दौरे का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये है आपके सहवाल का, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, तो ये होता है आपके क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे, है ना, इसका मुख्य कार्य, है ना, देखेंगे हम लोग। क्लोरोफिल ना एक हरा रंग द्रव्य पिगमेंट है जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है और इनका मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को सोखना है। यह प्रकाश के लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है और हरे रंग को परावर्तित कर देता है, इस कारण पौधे हमें हरे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी से कार्बोहाइड्रेट बनने की क्रिया कहलाती है, तो ये कहलाती है आपके प्रकाश संश्लेषण, ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति कारण पौधे का रंग हरा होता है ना, तो ये होता है आपको क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष जन्म का नियमन करने के लिए किस चीज का उपयोग करता है, तो ये करता है आपको कंडोम का, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारपीन का तेल निकाला जाता है, ये चीड़ से, ठीक है, ध्यान देंगे। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ से निकाला जाता है, यह बायोडिग्रेडेबल होता है, इसका उपयोग पेंट थिनर और औषधीय गुणों के लिए किया जाता है और चीड़ के पेड़ से इसे रेजिन को डिजिटल करके, है ना, डिस्टिल करके प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कीट मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी नहीं है ना, तो उपयोगी नहीं है आपके टेपवर्म, है ना। टेपवर्म एक फीताकृमि, टेपवर्म को ही हम लोग फीताकृमि बोलते हैं, है ना। टेपवर्म एक हानिकारक अंतःपरजीवी है जो मनुष्य और अन्य जीव जानवरों की आंतों में रहता है, ठीक है, और बीमारियां पैदा करता है, ध्यान देंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो भारत नीति 2025 को किस अन्य प्रमुख राष्ट्रीय नीति के साथ एकीकृत किया गया है, तो ये किया गया है आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांवों के लिए विकास कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है ना, तो ये दी गई है आपके, ये दी गए हैं आपके 15,989। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल एलजी के रूप में किसे शपथ ग्रहण की गई है ना, तो ये की गई है आपको कविंदर गुप्ता को, और इनकी नियुक्ति कौन करते हैं उपराज्यपाल की, तो इनकी, है ना, नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और
केंद्र शासित प्रदेशों में ना उन राष्ट्रपति जी के प्रति है ना केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी किन दो शहरों के बीच हुई, है ना? तो ये हुई थी आपके कोयम्बटूर के दो अस्पतालों के बीच, कोयम्बटूर के दो अस्पतालों के बीच, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की खुफिया एवं जांच कार्यशाला की मेजबानी की है ना? तो ये की है आपके विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के साथ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC 28 से 29 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में आयोजित करेगा, है ना? तो ये करेंगे हैदराबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है ना? तो ये की है आपके एयरबस के साथ, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को कितने वर्ष का दूसरा सेवा विस्तार प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है आपको 1 वर्ष का, है ना? और ये 1 जून 2025 से, है ना, 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मशहूर सनग्लास कंपनी ओकली के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ओकली के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके शुभमन गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फल की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो ये की गई है आपको ड्रैगन फ्रूट। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किसानों को ड्रैगन फ्रूट के पौधे लगाने और ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापित करने के लिए 50% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को एक विशिष्ट स्वास्थ्य ID प्रदान करने की घोषणा की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण और सुलभता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में बिहार में भीषण गर्मी और लू हीट वेव को राज्य सरकार ने किस प्रकार की आपदा घोषित किया है? तो ये घोषित किया है राज्य विशिष्ट आपदा। देखेंगे, है ना, ये जो आपदा है ना, इनमें जिन भी व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है उनके परिवार को आपदा प्रबंधन विभाग के नियमों के अनुसार 4 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, है ना। और देखेंगे, यह कदम गर्मी और लू के प्रति सरकार की गंभीरता को दर्शाता है और इसका उद्देश्य प्रभावित परिवारों को तत्काल वित्तीय राहत प्रदान करना है। चलिए, है ना, और ये हम लोग का लेक्चर समाप्त हुआ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेट में, सेट नंबर 2 में। और इस चैनल पे जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को टैप करें, ठीक है। और इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो फिर आप लोग वहाँ से ले लेना। थैंक यू।